नाज़रीन, वादी पंजशेर से कुछ और इंतहाई अफसोसनाक खबरें सामने आई हैं, जिसमें तालिबान जंगजुओं के भारी जानी नुकसान की इतलात हैं। इस वक्त वादी पंजशेर की सूरत हाल बहुत ही गंभीर है और अमरुल्लाह साले की जानिब से तो यहाँ तक कह दिया गया है कि हमारे लोग वहाँ पर भूखे मर रहे हैं और तालिबान ने हमारी सप्लाई लाइन जो है वो काट दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वादी पंजशेर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, तालिबान क्यों बार बार अपना जानी नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर प्रॉपर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और क्यों उस वादी को फतह नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जो शिकस्त खुर्दा G7 ममालिक का इजलास हुआ है उसकी कुछ खबरें आपके सामने रखूँगा और किस तरह G7 जो कंट्रीज़ हैं वो तालिबान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हुए हैं, ये आपको बताऊँगा। और सबसे एक बड़ी ज़बरदस्त खबर मोहम्मद नबी उमरी के हवाले से, जो कि 8 साल तक अमेरिका की कैद में रहे और उनके बेटे को जिस सूबे की फोर्सेस ने मारा, किस तरह उन्हें उसी सूबे का गवर्नर बनाया गया है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले वादी पंजशेर की बात करते हैं। वादी पंजशेर के बारे में जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं, जो सबसे अहम हैं वो ये है कि तालिबान ने एंटर होने की कोशिश की है वादी पंजशेर में, लेकिन सामने से जो मिलिशिया है, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने जो बहुत ज़्यादा फायरिंग की उन पर और बड़ा जो है वो उन पर जवाबी वार किया, जिससे बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा है तालिबान को। इस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं, ये चीज़ें अभी तक तालिबान की जानिब से कंफर्म नहीं हुई। तालिबान ने ये कंफर्म नहीं किया कि हमारे जंगजू जो हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन वहाँ के लोग, कुछ सहाफ़ी या दूसरे ज़राए जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये एक साहब लिखते हैं कि ये वहाँ अफगानिस्तान से हैं कि तालिबान अटेम्प्टेड टू एंटर पंजशेर थ्रू अंजुमन पास फ्राम बदिख्शां टुडे। बदिख्शां जो साथ पंजशेर के साथ वाला सूबा है उसकी बात कर रहे हैं। काउंटर अटैक बाय रेजिस्टेंस फोर्सेज रिजल्टेड इन तालिबान फ्लीइंग फ्रॉम द एरिया विद हैवी कैजुअलिटीज़। ये साहब कह रहे हैं कि जो तालिबान हैं उन्होंने बदिख्शां सूबे वाली साइड से पंजशेर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उन्होंने काउंटर अटैक किया, जिससे तालिबान एक तो वहाँ से भाग गए और दूसरा उन्हें जो है वो हैवी कैजुअलिटीज़ यानी भारी जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा एक और साहब है मेजर वज़ीर अकबर मोहम्मद, और ये वो हैं जो इस वक्त वादी पंजशेर में एक कमांडर हैं। ये क्या लिखते हैं कि तालिबान अटेम्प्टेड टू एंटर पंजशेर थ्रू अंजुमन पास वाया बदिख्शां टुडे। काउंटर अटैक बाय रेजिस्टेंस रिजल्टेड इन तालिबान फ्लीइंग रीजन विद हैवी कैजुअलिटीज़ अंजुमन पास अंडर द रेजिस्टेंस एंड कमांडो स्टेशनड। ये कह रहे हैं कि अंजुमन पास पर भी हमारे जो कमांडोज हैं वो तैनात हैं। इसके अलावा तालिबान ने बदिख्शा सूबे से एंटर होने की कोशिश की, लेकिन हमने जवाबी उन पर वार किया और उन्हें हैवी कैजुअलिटीज़ यानी भारी जानी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। इस वक्त वादी पंजशेर की सूरत हाल ये है कि तालिबान ने इस पूरी वादी को चारों अतराफ से हिसार में ले रखा है, चाहे बदिख्शां सूबा हो या साथ वाला बगलान प्रोविंस हो या दूसरी साइड वाले प्रोविंसेस हों, तमाम साइडों से जो तालिबान के जंगजू हैं वो तैनात हैं। और ख़ास तौर पर बदरी यूनिट्स के हवाले से ये बात की जा रही है, बदरी कमांडोज़ के हवाले से ये बात की जा रही है कि उन्हें वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनको जो लीड कर रहे हैं वो कारी फसीहुद्दीन हैं। अब कारी फसीहुद्दीन के बारे में शायद आप में से ज़्यादा लोग नहीं जानते। ये एक बहुत ही बहादुर जंगजू हैं और इन्होंने ये जो पूरा नॉर्थ अफगानिस्तान है, जो कभी अब्दुल रशीद दोस्तम और अहमद शाह मसूद वाले इन पर इन दोनों की हुकूमत थी, जज़ान, शबरगान और मज़ार शरीफ, ये वाले जो सूबे हैं पंजशेर के साथ बगलान, इन पर जो है इन इलाकों को फतह जिसने किया है वो कारी फसीहुद्दीन है। इसीलिए पंजशेर का जो फरीज़ा सौंपा गया है, जो तालिबान की शूरा की जानिब से, वो कारी फसीहुद्दीन को सौंपा गया है और वो वहाँ पर तमाम तालिबान जंगजुओं को जो है वो लीड कर रहे हैं। अब तालिबान तमाम तरफ से जो है वो मुहासरा कर चुके हैं इस वादी का। इसके अलावा जो 7
कुछ डिस्ट्रिक्ट थी जिन पर इन मकामी फोर्सेस ने, रेजिस्टेंस फोर्सेस ने इलाके फतह किए थे, उसको दोबारा से तालिबान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और वहाँ पर अब उनके तालिबान जंगजू जो हैं वो तैनात हैं। इसके अलावा तालिबान एक और काम कर रहे हैं कि वहाँ के जो मकामी हैं उनको इस बात पर आमादा कर रहे हैं कि वो हथियार डाल दें और सरेंडर कर दें, और उन्हें ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब चाहें आपसे वादी पंजशेर ले सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी तरह का जानी नुकसान ना हो, और यहाँ तक कि हम अपने तालिबान जंगजुओं को इस तरह से जानी नुकसान उनका बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सिविलियंस जो हैं उनको किसी तरह का जानी नुकसान ना हो। इसके अलावा तालिबान जो है उन्होंने कुछ पहाड़ियों पर भी कब्जा कर रखा है, कुछ पहाड़ियों पर उनके जंगजू तैनात हैं, लेकिन अभी तक बाकायदा उन्हें हमला करने की इजाज़त नहीं मिली उनके सरबराह से, इसीलिए वो सिर्फ जो है मुहासरा किए हुए हैं। इसके अलावा अमरुल्लाह साले ने यह कहा है कि पंजशेर के बिल्कुल साथ बॉर्डर पर जो डिस्ट्रिक्ट है अंद्राव वैली, उसकी जो सप्लाई लाइन है वो काट दी गई है और वहाँ के जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं, उन तक खुराक नहीं पहुँच रही। तो वो कह रहे हैं कि ये तालिबान जो है उनकी तरफ से बड़ी ज़्यादती की गई है। इसके अलावा एक सलंग पास की बहुत बात हो रही थी जो कि रास्ता आता है पंजशेर की जानिब, उसके बारे में अमरुल्लाह साले ने दावा किया था कि हमारी फोर्सेस ने उन पर जो इस सलांग पास पर कब्जा किया है, लेकिन अब तालिबान के स्पोक्स पर्सन की जानिब से यह कहा गया है कि वो सलांग पास दोबारा से तालिबान के अंडर आ चुका है। तो इस तरह सूरत हाल ये है कि तालिबान चारों तरफ से मौजूद हैं, अफाम व तफहीम के साथ मामला हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुकम्मल ऑपरेशन की अभी तक कोई बात नहीं हो रही और अभी तक उन्हें मुकम्मल ऑपरेशन की जो है वो ऑर्डर नहीं हुआ। इसके अलावा अगर वैली के अंदर की बात करें पंजशेर की और मकामी फोर्सेस की बात करें तो उनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि उनके कमांडोज की तादाद जो है वो 7,000 से 20,000 तक है, और इसमें वहाँ के जो मकामी थे उनको भी हथियार दिए गए हैं और उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस करवाई जा रही है। उसकी तस्वीर भी सामने आ रही हैं कि किस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे प्रैक्टिस वगैरह करवाई जा रही है, उनसे परेड करवाई जा रही है और उन्हें असलहा चलाना सिखाया जा रहा है। इसके अलावा अमरुल्लाह साले जो हैं वो जो अफगान नेशनल आर्मी के कमांडोज थे या उनके सिपाही थे जो भाग गए थे तालिबान के कब्जे के दौरान, उन्हें दोबारा से पंजशेर जो है वो इनवाइट कर रहे हैं और उन्हें ट्रेन और उन्हें इस बात पर आमादा कर रहे हैं कि वो तालिबान के खिलाफ जो है वो जंग लड़ें। इसके अलावा इंडिया ने यह दावा किया है कि उन्हें काज़ाकिस्तान से जो है वो मदद पहुंची है, और इसके अलावा जो दूसरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो भी इस बात पर आमादा हो रही हैं कि इनको जो मकामी फोर्सेस हैं इनको किसी तरह से इमदाद दी जाए और उनको मदद दी जाए। अब दूसरी जानिब अहमद मसूद के बारे में वो जो मकामी अमायदीन हैं उनके साथ बात भी कर रहे हैं, उनके साथ जलसे जुलूस भी कर रहे हैं और उन्हें आमादा भी कर रहे हैं कि तालिबान के खिलाफ हमने जंग लड़नी है, हम इस वैली को तालिबान के हवाले नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ अहमद मसूद का जो दूसरा एक साइड है वो भी आपको समझने की ज़रूरत है कि अहमद मसूद के जितने भी स्टेटमेंट सामने आते हैं वो उसमें एक नपी तुली सी बात करते हैं जिसमें हमें दोनों साइडें नजर आती हैं। जैसे अभी उन्होंने टोलो न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो कहते हैं कि वी वांट्स टू टॉक बट रेडी टू फाइट, कि हम बात करने के लिए भी तैयार हैं लेकिन अगर बात कामयाब नहीं होती, यानी हमें हमारे जो मफादात हैं वो पूरे नहीं होते, तो फिर हम लड़ने की भी लिए तैयार हैं और लड़ने की भी धमकी दे रहे हैं। अब अहमद मसूद का बेसिकली वो चाहते क्या हैं? अहमद मसूद चाहते हैं कि मुझे पंजशेर वैली का जो है ये मेरे हवाले कर दिया जाए और यहाँ पर मेरी हुकूमत हो, लेकिन तालिबान के साथ मेरी सेटलमेंट हो। पूरे अफगानिस्तान पर बेशक तालिबान की हुकूमत हो लेकिन इस वैली पर सिर्फ मेरी हुकूमत हो, ताकि लोग ये कह सकें कि पंजशेर पर तो अभी तक अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का जो है वो राज चलता है। अब यहाँ पर दरअसल अहमद मसूद का जो दिमाग ख़राब करने वाले हैं, जो उन्हें टिकने नहीं दे रहे या उनकी किसी तरह से मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं होने दे पा रहे, वो अमरुल्लाह साले हैं। अमरुल्लाह साले जो हैं वो चूँकि मैंने आपको बताया कि इंडिया किस तरह से आपको इसको बैक कर रहा है और तमाम सपोर्ट इसको दे रहा है, बल्कि बार बार ये जवाब पेश कर रहा है कि पंजशेर वैली कभी फतह नहीं हो सकी और इनको एक हीरो बनाकर पेश कर रहा है कि देखें यहाँ से अमेरिका दौड़ गया, नेटो फोर्सेस दौड़ गई, लेकिन देखें ये दो लोग जो हैं किस तरह से तालिबान टेररिस्ट के खिलाफ खड़े हुए हैं और औरतों के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, यानी इनको बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, बल्कि इस वक्त ये इंडिया के हीरोज बन चुके हैं। तो अमरुल्लाह साले चाहते हैं कि अगर मैंने किसी तरह से मुज़ाकरात कामयाब होने दिए, अहमद मसूद की किसी तरह से कामयाब हो गए तालिबान के साथ किसी सेटलमेंट में,
تو جو مجھے کیا ملے گا، اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے۔ میرا مفاد اسی میں ہے کہ میں کچھ نہ کچھ یہاں لڑائی کرواتا رہوں تاکہ انڈیا سے بھی امداد آتی رہے، دوسری جگہوں سے بھی امداد آتی رہے، اور میں جو ہے وہ ایک ہیرو بنا رہوں۔ تو امراللہ صالح دراصل سمجھ لیں کہ اس پورے فساد کی جو جڑ بنے ہوئے ہیں، اور وہ کسی طور جو ہے وہ نیگوسیشنز میں کامیابی نہیں ہونے دے پا رہے۔ طالبان دیکھیں بار بار ابھی تک انہوں نے دوبارہ ان کو ایک وارننگ دی ہے کہ آپ سرنڈر کر دیں، ان کا جانی نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مکمل آپریشن نہیں کر رہے۔ اب یہ تو وادی پنجشیر کی صورتحال تھی کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، اور طالبان باہر کیوں کھڑے ہیں، اور طالبان آپریشن کیوں نہیں کر رہے۔ طالبان دراصل چاہتے ہیں کہ انہیں انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے۔ اگر وہ یہاں پر خون خرابہ ہوتا ہے تو پھر ایک عالمی سطح پر طالبان کی بدنامی ہوگی۔ تو طالبان چاہتے ہیں کہ یہاں پر خون خرابہ نہ ہو تاکہ ہم انٹرنیشنل ریکگنیشن جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اسی لیے طالبان اتنی بڑی فورسز ہونے کے باوجود وہاں پر پراپر آپریشن نہیں کر رہے۔ اگر وہ چاہیں تو چند گھنٹوں میں ہی اس وادی کو فتح کر سکتے ہیں، طالبان کا یہ دعویٰ ہے۔ اس کے علاوہ G7 کا اجلاس ہوا ہے، اور یقین مانیے گا کہ جو شکست سامنے آئی ہے ان کے بیانات میں، وہ اس پر دنیا حیران ہو گئی ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک نے کس طرح گھٹنے ٹیک دیے ہیں طالبان کے سامنے۔ ایک ماہ پہلے جو ہے وہ بتا رہے تھے، ڈکٹیٹ کر رہے تھے کہ کس طرح کرنا ہے، آج وہی جو ہیں وہ طالبان کے کہنے پر چل رہے ہیں۔ طالبان نے کہا تھا کہ ہم 31 اگست سے آگے آپ کو ٹائم نہیں دیں گے انخلا کے لیے، کیونکہ ہمارا معاہدہ 31 اگست تک ہوا تھا، اس لیے ہم 31 اگست تک کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں۔ جس پر G7 ممالک کا اجلاس ہوا، اور انہوں نے یہ بات وہاں پر یہ ایجنڈا رکھا گیا کہ طالبان کو کنونس کیا جائے کہ وہ جو ہے اس ڈیٹ کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم آسانی سے انخلا کر سکیں۔ لیکن بائیڈن نے کہا کہ طالبان ہماری بات نہیں مان رہے، اور اسی معاملے پر CIA چیف کی ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، لیکن ملا عبدالغنی برادر نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اس ڈیڈ لائن کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو جو بائیڈن نے G7 کنٹریز کو کہا کہ طالبان ہماری بات نہیں مان رہے، سوچئے امریکہ کی بات نہیں مان رہے طالبان۔ ایک ماہ پہلے تک جو ہے ڈکٹیٹ کر رہے تھے امریکہ، پچھلے 20 سالوں میں ان کا راج تھا، لیکن آج وہی طالبان جو ہیں ان کی یہ والی بات بھی نہیں مان رہے۔ تو G7 ممالک جو ہیں اس پر راضی ہو گئے ہیں، اب مجبوری میں راضی ہوئے ہیں کہ ہم 31 اگست تک اپنے تمام فوجیوں کو اور شہریوں کو وہاں سے نکال لیں گے۔ اس کے علاوہ جو سٹیٹس بتائے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی تک 70,000 شہریوں اور فوجیوں کو امریکہ سے نکال لیا، افغانستان سے نکال لیا۔ اس کا آخر میں ایک بہت ہی زبردست خبر جو مجھے اس پوری ویڈیو میں میرے لیے سب سے اچھی اور اہم خبر ہے، اور بڑی دلچسپ خبر ہے جسے سن کر بہت خوشی ہوئی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ محمد نبی عمری یہ ایک بڑے ہی اہم رہنما ہے طالبان کے، اور بڑی انہوں نے جدوجہد کی ہے، اور اس جدوجہد کی اس سے بڑھ کر مثال کیا ہوگی، کہ اس سے بڑھ کر قربانی کیا ہوگی کہ یہ 8 سالوں تک امریکہ کی ایک جیل میں رہے، اور وہ جیل امریکہ کی بدترین جیلوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں پر ہر طرح کا تشدد جو ہے وہ کیا جاتا ہے، ہر طرح کا جو تکلیف ہے وہ اور ایذا ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اور محمد نبی عمری 8 سالوں تک اس جیل میں رہے امریکہ کی قید میں، اور اب دیکھیں طالبان کو کیسی گلوری ملی ہے کہ اب طالبان کو گورنر بنایا گیا ہے خوست صوبے کا، اور یہ خوست صوبہ جو ہے کچھ ماہ پہلے اسی صوبے کی جو پروٹیکشن فورسز تھیں CIA کی حمایت یافتہ، انہوں نے محمد نبی عمری کے جو 15 سالہ بیٹے تھے ان کو قتل کیا تھا۔ تو یہ ایک بڑی دکھ کی بات تھی محمد نبی عمری کے لیے۔ دیکھیں ان کی قربانیاں کہ ایک وہ خود قید تھے، اور دوسری جانب ان کے بیٹے کو جو ہے وہ مار دیا گیا، ان کے 15 سالہ بیٹے کو۔ اس کو افغان اردو نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ CIA کی حمایت یافتہ خوست پروٹیکشن فورسز نے ایک ماہ قبل طالبان رہنما ملا عمر نبی کے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ ملا محمد عمری کو اب صوبہ خوست کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کیا ان لوگوں نے قربانیاں دیں، اور آج ان کی قربانیاں رنگ لا رہی ہیں کہ اسی صوبے میں جہاں ان کا بیٹا قتل ہوا، جن فورسز نے کیا، آج اسی صوبے کا ان کو گورنر بنایا گیا، یعنی ان کو یہاں کا وہ گورنر ان کو یہ صوبہ سونپا گیا ہے۔
तो ये एक बड़ी ही उनके लिए कामयाबी है और एक बड़ी इज़्ज़त और शान शौकत है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर की। इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? और बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, ये ऐसा है। बहुत चंद लोग होते हैं, बाकी तो सारे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन 2-4 होते हैं जो ऐसा लिख रहे होते हैं। लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं उसके साथ साथ हम स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं कि ये खबर वहाँ से उस ज़राए से रिपोर्ट हो रही है। तो हम किसी चीज़ को, अगर हम किसी चीज़ को कंफर्म करते हैं तो हम बताते हैं कि ये कंफर्म हुई है। जैसे G7 की मैंने आपको कंफर्म बताया, खोस्त का गवर्नर मुकर्रर किया गया, ये मैंने आपको कंफर्म बताया। ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको कहा है कि ये रिपोर्ट हुई हैं, एक तरफ से ये दावा किया जा रहा है। तो हम जो भी चीज़ यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं उसका साथ सबूत भी देते हैं। तो हम कोई ऐसी चीज़ जो है यहाँ पर फेक आपको नहीं बताते और ना ही आपको डिलीवर करते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए।